नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जवाब चाहिए के साथ डॉक्टर दानिश हाजिर है। चंद आइनी मैटर हैं वो आपके सामने, हमारे जो मेहमान हैं एक्सपर्ट्स उनके सामने रखना चाहूँगा। डिबेट चल रही है। एक तो ये है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी और मुद्दत मुलाजमत ज़ाहिर है आइन में मौजूद है, लेकिन 26वीं तरमीम ने एक तरीक़ेकार को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी दे दिया है और मौजूदा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर संगीन इल्ज़ामात है धांधली के भी। 2024 का पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा धांधली शुदा इलेक्शन के इल्ज़ामात हैं इनके ऊपर, और इसके साथ कई ऐसे फ़ैसले हैं जो मुतनाज़ा फ़ैसले हैं। कानूनी माहिरीन का ख़्याल है कि ये फ़ैसले आइनी तौर पर दुरुस्त नहीं हैं और वो अभी तक मौजूद है, मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। इस पे बात करेंगे। 26वीं आइनी तरमीम जिसके अभी ज़िक्र हुआ, ये एक मुतनाज़ा तरमीम है। अब इस तरमीम के हवाले से कहा जाता है कि जनाब अदलिया की तकर्री के अमल में सियासी मुदाखलत यानी हुकूमत एग्जीक्यूटिव का रोल आ चुका है, अदलिया ख़त्म हो चुकी है। जजेस की तयशुदा कारकर्दगी पर निगरानी और टानी की छूट है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री का नया तरीक़ेकार है। तरमीम रात की तारीकी में बग़ैर शफ़ाफ़ और अवामी मुशावरत या बहस के बग़ैर मंजूर की गई। और वही 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की एक अभी मीटिंग हुई थी सुप्रीम जुडिशल कमीशन के हवाले से, सब कमेटी को दो, उसमें यही था कि जी इनकी जो जजेस की तकर्री और इनकी जो रिक्वायरमेंट है कि कौन से जजेस लगाए जाएं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एक स्पेसिफ़िक किस्म की जैसे शरीयत बेंच है, तो इसमें कैसी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वरना तो 15 साल का एक वकील एक्सपीरियंस भी सुप्रीम कोर्ट का जज लग सकता है। 175A है और बहुत कुछ है, इसमें हमारे एक्सपर्ट बताएंगे। 26वीं आइनी तरमीम पे मेरे पास इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जस्टिस ICJ ने इसको अदलिया की आज़ादी, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक़ पर हमला करार दिया है। कई कानूनी माहिरीन ने इसे आइनी तवाज़ुन को नुकसान और जमहूरी असूलों की पामाली कहना शुरू कर दिया है। इसके अलावा और इशूज़ भी हैं, मसलन पाकिस्तान में सूबे बनने चाहिए, क्या यही कानून हो या कोई तरमीम होनी चाहिए। NFC अवार्ड और बल्दियाती निज़ाम जो कि कानून का हिस्सा है, एक तरफ 140A है और एक 160 है आर्टिकल, और दोनों की खिलाफ वर्जी हो रही है। फेडरल गवर्नमेंट भी कर रही है, सदर पाकिस्तान भी कर रहे हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कर रही है। इस इशू पे बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट हैं आइए उनका तारुफ कराते हैं। नाम मेरे साथ हैं अमानुल्लाह कुरानी साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान, साबिक वफाकी वज़ीर, साबिक स्पेशल असिस्टेंट वज़ीर आज़म, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून, आपका बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हसन रज़ा पाशा, साबिक चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल, आपका बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। नईम हैदर पंजोता, मेंबर कोर कमेटी तहरीक इंसाफ और ज़ाहिर है वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, आपका बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। जी अमानुल्लाह कुरानी साहब, दो चीज़ों में आऊँगा सर। एक तो 26वीं तरमीम बताइए सर, कितना एग्जीक्यूटिव है, ये सवालात जो उठ रहे हैं और इसकी रिव्यू पिटीशन भी मौजूद है लेकिन सुनता कोई नहीं है, इसके ऊपर जो फैसले हो रहे हैं वो मुतनाज़ा हो रहे हैं। आप 26वीं तरमीम को अमानुल्लाह कुरानी साहब कैसे देखते हैं? मैंने आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हवाले से भी बताया और मुख्तलिफ लोगों के हवाले से, एक तो आप कैसे देखते हैं। दूसरा सर ये बताइए, ये जो 26वीं तरमीम के बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिल गई है, कानूनी प्रोटेक्शन मिल रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो ये जब तक रहेंगे जब तक इनका पीछे वाला आदमी नहीं आता है, तो सर ये, और इन पर बड़ा संगीन इल्ज़ाम भी है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, 26वीं तरमीम पर आपने और हमने माशाल्लाह इतने प्रोग्राम या इतनी बातें की हैं, किसी को समझने की तौफीक हो तो एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। गुजारिश है कि ज़फ़रुल्लाह खान साहब सुन रहे हैं, हमारे पाशा साहब भी सुन रहे हैं, नईम साहब मेरे साथ बैठे हैं,
गुजारिश है कि हमारे जो प्रिंसिपल्स है, यानी जो आप कहें कि बुनियादी असूल जो इंसाफ के हैं, कि ट्रैकोटमी ऑफ पावर हो, और ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं कि एग्जीक्यूटिव है, मुकन्ना है और अदलिया है, और हर एक के अपने अपने फंक्शंस हैं, और लेजिस्लेशन का काम पार्लियामेंट का है, आपका उसके पार्लियामेंट के फैसलों पर अमल दरामद का एग्जीक्यूटिव का अख्तियार है, जुडिशरी काम है, दोनों के दरमियान इंटरप्रिटेशन करे और जो आइन और कानून के मुताबिक हो उसको नाफिज करवाए। ये तीनों के अपने अपने अलग अलग डोमेन हैं। अब माजरत के साथ मैं थोड़ा इंडिपेंडेंटली बोल रहा हूँ, आपको कोई परेशानी ना हो। पार्लियामेंट को तो पहले दिन से जो है फारिग कर दिया गया है, चाहे सिकंदर मिर्ज़ा के दौर से लेकर दरमियान में थोड़े बहुत अदवार आए हैं, उसको छोड़कर पार्लियामेंट को हमेशा जो है रोंदा गया है। अब थोड़ा बहुत जो है वो कहते हैं रमक बाकी थी जुडिशरी के अंदर, वो कुछ ना कुछ जो है चिंगारी छोड़ती थी किसी न किसी ज़माने में, जस्टिस कार्नेलियस की शक्ल में, जस्टिस समदानी की शक्ल में, जस्टिस कियानी की शक्ल में, और मुख्तलिफ जजेस आते रहे, उन्होंने काफ़ी इस पर जो है काम किया है और काफ़ी दिलेरी दिखाई। इवन चौधरी इफ्तिखार साहब ने, आपको हम इख्तलाफ सही, मगर उसके एक मूवमेंट के ज़रिए से लोगों में एक अवेयरनेस पैदा हुई, उसमें तमाम जजेस शामिल थे, वकला भी शामिल थे। एग्जीक्यूटिव को तो उस वक्त ख़त्म कर दिया गया था जब जनरल अयूब खान ने, ये तारीख़ की बात है, ज़फ़रुल्लाह खान साहब ज़्यादा मुझसे बेहतर समझते हैं, कि उन्होंने कन्वेंशन लीग बनाई और डिप्टी कमिश्नर्स को उसका सदर बनाया। तो जब आपके मुल्क में एग्जीक्यूटिव की यह हालत हो कि एक पॉलिटिकल पार्टी की नुमाइंदगी करें, और आपके पार्लियामेंटेरियन के यह हाल हो कि वो किसी और के मरहून मिन्नत मुंतखब होकर आए, और आखिर एक जुडिशरी थी जो दोनों के दरमियान में एक अपने चिंगारी दिखाती थी। अब 26वीं तरमीम से उस चिंगारी को बुझा दिया गया है। अब स्याह तारीख रात है, इसलिए कि अब ये दोनों जो है मुकन्ना और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी मिलकर जो है जिसके ताबे हैं वो सबको नज़र आता है। जितनी हुकूमत आज़ाद है सबको नज़र आता है, जितने हालात वाक़यात होते हैं सब देख रहे हैं। अब कोई आंखें बंद करे तो और बात है, वरना अब जुडिशरी को मिलियामेट कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है उसको बिल्कुल ही। यानी आइन कानून के बाद अब कहाँ जुडिशरी का एक, अगर आपको क्या डर है कोई बंदा सीनियर, या तो आप चार्ज लगाएं कि वो जो सीनियर है वो नाहल है या डिसऑनेस्ट है या उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो उसको 209 के तहत फारिग करें। अगर वो सब कुछ के बाद एक जज भी रह सकता है और इसके बावजूद आप कहेंगे नहीं हम सीनियर को नहीं मानेंगे, हमने किसी जूनियर को लाना है, तो इससे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा, इससे ज़्यादा पिक एंड चूज़ क्या होगा। दुनिया में किसी असूल पर तो रुकना चाहिए हमें। तो मैं समझता हूँ जो कुछ 26वीं तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट के साथ किया जुडिशरी, अब जो है अब बाकायदा जब यहाँ पर जुडिशल कमीशन का इजलास होता है तो ये बाकायदा नारा लगता है, जिस तरह हम वकील नारा लगाते हैं जी फलाना ग्रुप जीत गया, तो नारा लगता है जी ना पीपल्स पार्टी जीत गई। जहाँ नून के जो पार्लियामानी कमेटी है उनकी बात चलती है तो कहता है नून की पार्टी जीत गई, क्योंकि सब उनके प्रोपोज लोग जो आते हैं। ठीक है सर, मैं आगे बात करूंगा और आपसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आपकी अपॉइंटमेंट के हवाले से भी जो कानूनी 26वीं तरमीम, आपने तो पूरी 26वीं तरमीम को ये कह दिया है कि ये स्याह तारीख आप मैं पूछूंगा स्याह तारीख का है आपने। जनाब बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, 26वीं तरमीम पे बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई जा रही है कि इसके आने के बाद एग्जीक्यूटिव का रोल है, जुडिशरी ख़त्म हो गई है। अभी अमानुल्लाह करनानी साहब ने बहुत कुछ कहा है, आप कैसे देखते हैं? थैंक यू वेरी मच। इसको थोड़ा इल्मी लिहाज से हम देख लेते हैं। एक तो ये है कि असल पावर पाकिस्तान में कौन है और सबसे पावर किसके पास है, उस बहस को फिलहाल छोड़ दें। जो गवर्नमेंट जैसी भी है स्टेट हमारी, उसके अंदर 3 पिलर, जैसे प्रधानी साहब ने कहा, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है और पार्लियामान है। सूरत हाल ये थी कि पिछले कुछ सालों से जब अजिया की कुछ आज़ादी चली और हम भी उसका हिस्सा थे, करनानी साहब भी हिस्सा थे, उसके बाद सूरत हाल ये हुई कि वो जुडिशरी जो पहले एग्जीक्यूटिव के थंब के नीचे होती थी, वो ऐसी आज़ाद हुई कि वो आइन से भी आज़ाद हो गई। एग्जीक्यूटिव को उन्होंने बर्बाद कर दिया, यकीन करें।
हत्ता के बात तो सच है, बात तो क्लर्क रसवाई को की। आप नहीं निकाल सकते, वो प्राइम मिनिस्टर को निकाल देते थे, और पार्लियामान को भी उन्होंने खत्म कर दिया। आइन भी तब्दील हुआ था, हम नहीं मानेंगे, एक्ट होता है उसको जज उठा के फेंक जाता है। तो जो सॉवरेनिटी ऑफ पीपल भी थी जुडिशरी ने कर दी, और जो डाइकोटमी ऑफ पावर थी वो भी जुडिशरी ने खत्म कर दी। ये मैंने आर्टिकल लिखा था, न्यूज में छपा हुआ है, विद इन दी सॉवरेनिटी, आप सभी देख रहे हैं। उसको करेक्ट करने के कुछ तरीके सोचे गए। एक तरीका उसमें ये सोचा, एक बात आप तमाशा देखें जो गौर तलब बात, जुडिशरी एग्जेक्टिव को भी खत्म कर सकती थी, कर रही थी, और पार्लियामान को भी खत्म कर सकती थी, कर रही थी। जुडिशरी बंदे भी खुद अपने भर्ती करती थी, डिसिप्लिन भी खुद करती थी, उसके ऊपर कोई चेक नहीं था। डाइकोटमी ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है ना मोंटेस्क्यू का, उसकी बेसिस चेक्स एंड बैलेंस है। उसकी फंडामेंटल फिलॉसफी लॉर्ड एक्टन की वो स्टेटमेंट है कि पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, ये एब्सोल्यूट हो गए। इसके लिए करेक्शन की जो बातें हुई, उसके अंदर एक इशू ये था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाएं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, हमारी पार्टी का एक दस्तूरों में भी था, चार्टर डेमोक्रेसी से आ रहा था। जब हमने इसका ड्राफ्ट वगैरह बनाए तो पीटीआई के, मैं दोहराता हूं, पीटीआई के कहने पर मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर हमने ये बेंच की बात मानी। मैं जाती तौर पे इस बेंच के हक में नहीं, मेरा अपना ख्याल ये है कि ये काम नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमने तो पीटीआई के दबाव में माना, उनसे हमसे बात था, और उसके तहत जो अमेंडमेंट हुई हैं उसके अंदर जो इदारे बने हैं उसमें भी आके हमारे साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने अमलन कबूल किया हुआ है। लेकिन मैं खुद कहता हूं कि ये जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर का प्रिंसिपल है, इसको रिविजिट करने की जरूरत है, इसको करेक्ट करने की जरूरत है। अब रहेगी अमेंडमेंट पे। अमेंडमेंट, जजों की अपॉइंटमेंट और जजों का निकलना, इस पे भी हम सोचे। पहली बात तो ये है कि पहले 100% एग्जेक्टिव लगाती थी। अल जिहाद केस में जजों ने कहा कि जी हमसे मुशावरत कर लो, मुशावरत हमारी बाइंडिंग होगी। उसके बाद हमने कोशिश की, हमने जुडिशल कमीशन बनाया, उसको जजों ने हड़प कर लिया। आईनी अमेंडमेंट भी हमारी डंडे के जोर से हमसे, आपको पता ही है 15 में क्या हुआ, और उन्होंने ये पावर कर ली, अपने बंदे खुद लगाने और निकालने भी खुद है। ये दुनिया में कहीं नहीं होता जो पाकिस्तान में उन्होंने कर दिया था। इस इंतहा पर जुडिशरी जो चली गई थी, उस रद्द अमल ही होना था। लेकिन मैं फिर कहता हूं, इस पे पूरी कौम को दोबारा बैठना चाहिए, दोबारा इसको रिव्यू करना चाहिए, और जजों की अमेंडमेंट का प्रोसेस और निकलने का दोनों प्रोसेस जो है वो अवाम के पास जाने चाहिए। ये मेरी राय। ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पर एक सवाल करते हुए जाऊंगा मैं जनाब पाशा साहब के पास। एक सिर्फ जुमला, एक लाइन में, कि ये जो आपका 26वीं तरमीम के ऊपर रिव्यू पिटीशन है, 26वीं तरमीम के लिहाज से तो कई फैसले आ रहे हैं जो मुतनाज़ा हैं, ठीक है ना, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से भी कानूनी और बहुत सारे मैटर्स हैं। तो क्यों ना सर मुतनाज़ा इस 26वीं तरमीम के पिटीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट कर दे कि ये पिटीशन जो है ये आइनी है, गैर आइनी है। अगर आइनी है तो ठीक है, और गैर आइनी है तो फिर उसका भी फैसला कर दे। तो पिटीशन का फैसला क्यों नहीं करती सर सुप्रीम कोर्ट? बस सर एक लाइन जवाब। जी क्या कहते हैं बैरिस्टर साहब? वो ये दुनिया पूरे के आइन ये कहते हैं कि जब भी पार्लियामान कोई आइन बनाएगा, जुडिशरी उसके बारे में राय नहीं दे सकती कि ये ठीक है या गलत है। वाहिद मुल्क है इंडिया, मैं अगेन बात कहता हूँ, वाहिद मुल्क है इंडिया, इसकी जुडिशरी में इन दी वेक ऑफ अमेंडमेंट्स बाय इंदिरा गांधी कहा कि नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, हम उसको मानेंगे। उसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अब आकर जफर लीग से शुरू किया, और ये जो पिंडी हाई कोर्ट बार में आके कह दिया केस में कि जी हम तो आइन में जो अमेंडमेंट होगी उसको भी देखेंगे कि आइनी है या नहीं है। कतई नजर 26 अमेंडमेंट के या 16 के या 46वें के, ये अवाम का राइट है आइन बनाना, जजों को कोई मुदाखलात के हक नहीं होना चाहिए। दुनिया में 198 मुल्कों में ये राइट नहीं है, न ये होना चाहिए। और दूसरी ये बात कि वो कहते हैं कि पहले इसका फैसला करें। मेरी अपीलें 2016 की भी और सिविल की भी, यतीमों की, मिस्कीनों की पड़ी हुई हैं। मेरी अपीलें तो एक दफा नहीं लगी।
अभी जो 6 महीने पहले केस आए हैं वो क्यों लगते हैं, मेरा तो ये सवाल है। मैं कहता हूं कि इस तरह तो सर 60,000 के, इस तरह तो 60,000 केसेस हैं सर, इस तरह तो 60,000 केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग है। बहरहाल हसन रजा पाशा साहब, आप क्या कहते हैं सर इस पे? डॉक्टर साहब, बात यह है कि कंडरानी साहब ने तारीखी हवाले से बात की और बैरिस्टर साहब ने भी कानूनी और समाजी हवाले से बात की, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से लेके 26वीं तरमीम से पहले तक जो आला तरीन अदलिया का किरदार रहा है वो भी कोई इतना गोल्डन नहीं रहा या ऐसा नहीं रहा कि जिसको हम फख्र के साथ कह सकें कि ये बहुत अच्छे रहे। मुझे ये बता दें कि कौन सी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किस मार्शल लॉ को डिक्लेयर किया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये गलत है? कौन से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किसी डिक्टेटर के बारे में ये कहा कि वो दुरुस्त नहीं था, वो गलत था और ये यूजरपर है आइन का? किसी ने भी नहीं कहा। हर डिक्टेटर का साथ दिया, हर मार्शल लॉ को जो है वो दवाम बख्शा और यहां तक कह दिया कि जनाब आप आइन में तरमीम कर सकते हैं, 3 साल वाहिद जो है वो 3 साल तक आइन में तरमीम कर सकता है। डॉक्टर साहब, ये कहां, किस दुनिया की किस आइन में, दुनिया के किस फैसले में, किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये इख्तियार दिया गया? हम उसको आइडियलाइज कर रहे हैं। तरमीम से पहले जो अदलिया थी वो बड़ी जबरदस्त थी और 26वीं तरमीम के बाद ये बड़ी ज्यादती होगी और बड़े जुल्म हो गए हैं और अब सूरत हाल क्या हो गई है। उस वक्त भी बेहतरीन जजेस मौजूद थे, नाम लिया कार्नीली साहब का भी लिया, समदानी साहब का भी लिया, और भी बड़े सफदर शाह साहब का भी ले जाना चाहिए, और भी बड़े अच्छे फखरुद्दीन जी इब्राहिम भी थे जिन्होंने पीसीओ के तहत, कितने जजेस हैं जिन्होंने पीसीओ के तहत, जिन्होंने उस वक्त पीसीओ के तहत हलफ नहीं उठाया। आज भी मैं बड़े एतमाद के साथ ये बात करता हूं कि जिस अदलिया को आज बोतान तराशी का सामना करना पड़ा है, आज अगर खुदा न खास्ता इन पे जब मुश्किल वक्त आएगा तो इनमें से भी ऐसे हुर निकलेंगे जो कि पीसीओ के तहत हलफ नहीं उठाएंगे। ये ना करें, पूरी जुडिशरी को मेलाइन किया जा रहा है, ये बहुत गलत है। ठीक है, 26वीं तरमीम में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें पसंद नहीं है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंडरानी साहब को नहीं पसंद, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बैरिस्टर साहब कह रहे हैं जी कि मैं तो बेंच के हक में नहीं था लेकिन हो गया है। तो बहरहाल तो हो सकता है किसी पॉइंट पे मैं भी नाखुश हूं, मैं भी कहूं कि ये गलत बात है, लेकिन क्या आप यहाँ आज बैठ के ये कहेंगे कि 18वीं तरमीम के तहत जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो फॉर्मेशन थी वो 100% मुतवाजन थी? बिल्कुल भी नहीं। उसमें तवाजन जो है उसका पलड़ा जो है वो जुडिशरी की तरफ भारी था और वहां पे आपने और हमने देखा और जजेस सन लॉ और उनके जो चैम्बर्स हैं उनसे लोग जो है वो नहीं एलिवेट हुए। क्या वो कंफर्म नहीं हुए? नए होने के बावजूद वो कंफर्म हुए हैं। और आप इधर देखें तो यहाँ पे जो हो रहे हैं सारे के सारे बुरे नहीं है, बिल्कुल ऐसा ना कहें। आज देखें इसी नहीं, बुरे नहीं है, लेकिन सारा रोल तो एग्जीक्यूटिव का हो गया ना सर। मैं एक अर्ज कर रहा हूं सर, आप एग्जीक्यूटिव का रोल नहीं मानते हैं, बस ये मना कर दे नहीं मानता ना आप कह नहीं होता है एग्जीक्यूटिव का रोल अब नहीं है। कल भी गलत था, आज भी गलत है। मैं ये कह रहा हूं कि अभी भी अदम तवाजन है, तवाजन होना चाहिए। ये अब तवाजन बस आगे होना चाहिए। चले हाँ बिल्कुल, ये चले ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो जनाब मुझे पास टाइम पहले 19वीं तरमीम कराई है, हम भी उसको कंडम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम कहते वो सही था, हम कहते कोई सही पर जाए बदला तो न ले। ठीक है, आप एग्जीक्यूटिव जुडिशरी से बदला ले, जुडिशरी वो नहीं है, से बदला ले, मुल्क सीधा कैसे होगा?
वो इसलिए सीधा नहीं होगा कि आप आइन पे अमल नहीं करते हैं, सब तोड़ते हैं आइन सर। 280 आर्टिकल में से 100 आर्टिकल तो हुकूमत तोड़ती है सुबह शाम, अदालत तोड़ती है, ब्यूरोक्रेसी तोड़ता है। जनाब नईम हैदर पंजोता साहब, कैसे देखते हैं 26वीं तरमीम को सर? बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश साहब, आपने मौका दिया। तीनों मेरे मुअज़्ज़ज़ सीनियर्स वकला यहाँ बैठे हुए हैं और उन्होंने अपने अपनी राय का इजहार किया। देखें, सबसे पहले आपने देखना है कि पाकिस्तान का आइन क्या कहता है। पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि रियासत के 3 सतून हैं, मुकन्ना, अदलिया और इंतज़ामिया। अब इंतज़ामिया के नीचे अदलिया नहीं हो सकती, अगर नीचे आप करेंगे तो डेफिनेटली इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तो ख़त्म हो गई। आप इसमें ये देखें कि ये 26वीं तरमीम करने वाले कौन हैं। ये वो लोग हैं जिनको अवाम ने इख्तियार नहीं दिया। 18 सीटों से जब आप किसी की हुकूमत बना देंगे या 17 सीटों से, तो क्या वो फैसला कर सकते हैं अवाम का कि अवाम मुल्क की जो है उसके लिए ये कानून हम इस तरह से लेकर चलेंगे, ये आइन को इस तरह से हमने आगे लेकर चलना है? वो नहीं कर सकते। तो जब ये 26वीं तरमीम की गई, उसके पीछे राज ये था कि जो धांधली की गई है, जो फ्रेब का निज़ाम बनाया गया है और इमरान खान को जेल में रखने के लिए ऐसी तरमीम की जाए जिसके ज़रिए अदलिया को मुकम्मल तौर पर तमाम इदारों को कंट्रोल किया जा सके, ताकि जुल्म व फस्तायत का निज़ाम जो है ये आगे बढ़ पाए। अब 26वीं जब तरमीम हो गई, उसके अंदर जब रिव्यू पिटीशन दायर की गई, तो मंसूर साहब जो आपके कुलीग जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने खत लिख दिया कि जनाब आप इसके ऊपर फुल कोर्ट बनाइए। ये फुल कोर्ट क्यों नहीं बनी? ये इसी वजह से नहीं बनी क्योंकि इस तरमीम से पहले आपने फायदे लेने, और फुल कोर्ट उस वक्त बनेगी जब इस तरमीम का असर खत्म हो जाएगा। उस तरमीम की रोशनी के अंदर आपने देखा कि मखसूस नशिस्तें एक जमात से लेकर दूसरी तरफ भेज दी गई। आपके सामने है कि जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के अंदर जो पटिशंस थी वो ज़ेर अल्तवा हैं, वो नहीं खुल रहे। और 26वीं तरमीम करने का यही मकसद था कि ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं इसको बिल्कुल सबोटाज किया जाए और अपनी मर्जी के मुताबिक मामलात को आगे चलाया जाए। हम पहले दिन से ये सदा करते रहें कि इसके ऊपर फौरी तौर पर इस तरमीम को ख़त्म किया जाए, क्योंकि आइन की रूह के खिलाफ है। लेकिन वहाँ अपनी मर्जी के जजेस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं, बाकी कोर्ट्स में आप चले जाएं। आज हाई कोर्ट के 6 जजेस लेटर लिख रहे हैं। आज सरगोदा जज के अब्बास हैं, उनका लेटर ऑन रिकॉर्ड मौजूद है जो उन्होंने वहाँ चीफ जस्टिस को लिखा और उस चीफ जस्टिस को हटा दिया गया। आज आसिफ एजाज जो जज हैं, जो रावलपिंडी ATC दहशतगर्दी अदालत के अंदर लगे हुए थे, उनको इसी वजह से ट्रांसफ़र किया क्योंकि उन्होंने स्टैंड लिया हक के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है और चल रही हैं, लेकिन हम इस चीज़ का सामना कर रहे हैं और इस चीज़ का जो हिस्सा बन के इसको लिजिटिमेट करार दे रहा है, वो तारीख में उसका कसूरवार वो समझा जाएगा कि तुमने उसके अंदर पूरा हिस्सा डाला। मैं समझता हूँ 26वीं तरमीम को बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है और इसके असरात सिर्फ यही नहीं, ये आगे आप देखें कि आने वाले दिनों के अंदर क्या होगा। पिछले दिनों एक कानून बनाया गया, कानून पास किया गया, इंसदाद दहशतगर्दी जो एंटी टेररिज्म एक्ट है, उसके अंदर तरमीम करके कि किसी शख्स को भी आप 6 महीने के लिए उठा के अपनी हिरासत के अंदर लें, अपनी तहवील के अंदर ले लें। बिल्कुल करनानी साहब ने बात ठीक की। उन्होंने बताया कि यहाँ चैम्बर से जजेस लिए गए, यहाँ किसी का रिश्तेदार है, किसी का दोस्त है, किसी का अजीज है, आप उठा के देखिए, जरा नाम निकालें, आपको नजर आएगा कि कोई किसी चैम्बर से तलक रखने वाला है, कोई किसी चैम्बर से तलक रखने वाला है। तो जब उन जजेस को इस तरह से लाया जाएगा और उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, उनकी कोई उसके अंदर काबिलियत नहीं होगी, तो फिर आपके फैसले कैसे इंसाफ के ऊपर मबनी आ सकते हैं? उन जजेस को भी पता है कि हमें व्हाट्सएप के जरिए मैसेज मिलना है, हमने आगे सुना देना है, उनको काबिलियत की क्या जरूरत है? तो ऐसे मुल्क नहीं चलता। ठीक है, जब तक आपके मुल्क के अंदर निज़ाम इंसाफ ठीक नहीं होगा, रूल ऑफ लॉ ठीक है, आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जी बिल्कुल है, आइन की पासदारी नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, बाकी चीज़ों का रोना क्या है। और वही तोड़ते हैं जो इसको बनाते हैं या जो इसकी सुपरविजन करते हैं। अनुला कुरनानी से शुरू करता हूँ कि सर 100 मुजरिम छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा ना हो। तो ये 9 मई पे जो फैसले आए हैं सर, 10-10 साल, अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पूरा हुआ है या नहीं पूरा हुआ है? मैं तो तालिब इल्म हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, इस पर बड़े ये भी मुतनाज़ा फैसले कैसे देखते हैं? और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कब तक रखना है हमने सर? ये इस पर काफ़ी टीवी पे, टॉक शो पे ज़ाहिर हम बात करते रहे, वही मैं दोहराता हूँ, आपसे बात नहीं हुई। वो यही था कि मैं गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ लॉ है
कि 99 गुनाहगार छूट जाए, एक बेगुनाह सज़ा ना हो, यानी बेनिफिट ऑफ डाउट जो है इस हद तक दे दें किसी को, जो ये प्रिंसिपल को आप अप्लाई करें। फिर मैंने उसमें ये भी कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफेंस, ये भी प्रिंसिपल है। ख़ासतौर मैं बैरिस्टर साहब को तो उन्होंने रिसर्च किया होगा, हर चीज़ कानून में लिखा नहीं जाता है, बहुत चीज़ें प्रिंसिपल होते हैं, यानी प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस, ये बहुत सारी चीज़ें जूरिस्प्रूडेंस में होती हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफेंस कि ये आया, ये मुमकिन है, प्रूजल माइंड में ये चीज़ मुमकिन है। अब फ़र्ज़ करो मैं कहूँ एक 5 साल के बच्चे ने 10 मन का वज़न उठाया है, तो आप मानेंगे? आप कहिए यार कि बकवास है, यानी इसके लिए किसी जज की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने सिर्फ ये पूछा, मैंने कहा मैं उमर अयूब को नहीं जानता हूँ, मैं शबली को भी, फराज को भी नहीं जानता हूँ, नाम सुना है, नेशनल लीडर है, मगर मेरी कभी मुलाकात नहीं है, ना मेरा तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक है। मगर ये मैं नहीं मान सकता हूँ कि शबली फराज साहब पेशावर से चला है, डंडे कुल्हाड़ी उसके साथ थे, पत्थर साथ थे, आग साथ था, पेट्रोल साथ था, आगे राना सनाउल्लाह घर पे हमला कर दिया। मैंने कहा मेरा प्रूडल माइंड नहीं मानता है, उसकी उम्र को देखे, उसकी हैसियत को देखे, यही उमर अयूब के बारे में कह सकता हूँ प्रूडल माइंड की हैसियत से। और ये मैं कहता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब खुद गवाहियाँ कर दे कि हाँ इन्हीं लोगों ने मेरे घर पर हमला किया है और यही मेरे मुजरिम है, तब भी कोई बात मान सकता है। ये क्या मजाक है? यानी आप उस जज की कोई अहमियत नहीं है, उससे तो लिखवाया गया होगा, मगर बदकिस्मत ये है कोई इज्जत एहतराम होता है। 10-10 साल फुल डोज, यानी अगर फर्ज को एक क्लाशनकोफ है, उसकी सज़ा 3 साल है, आप उसको कहीं मैं आपको 30 साल सज़ा देता हूँ। अगर फ़र्ज़ करो किसी घर पर हमला हुआ है, ये मैक्सिमम सज़ा है, उसकी ग्रेविटी पर दिया जाता है हमेशा, कभी भी। फिर मैं बैरिस्टर साहब को इसी हवाला देता हूँ, वो बहुत अच्छी बातें की हैं, मुझे उनकी बातों से इत्तफाक है और उन्हें इंसाफ की मबनी बातें की हैं। तो इस बात पर वो खुद भी कहेंगे, मुझे राना सनाउल्लाह पर भी भरोसा है कि वो कभी नहीं कहेगा इन्होंने मुझ पर हमला किया है। तो ये सारे मजाक ख़त्म होनी चाहिए, इस पर हम सज़ाओं पर बात करें, ये बिल्कुल रबिश है। ये बात मैं फिर अस्मा जहांगीर की बात दोहराता हूँ, उसने कहा कि मच्छर को एटम बम से नहीं मारा जाता। अब 9 मई का वाक़या हुआ, उसके फैक्ट्स क्या है हमें नहीं पता, जो भी फैक्ट्स हैं जो बताए जाते हैं उस ऑफेंस के अंदर राइट्स को इसको कह सकते हैं आप, उसके अंदर कोई आप ये कह सकते किसी को मामूली ज़ख्म आया हो या कोई पत्थर से शीशा टूटा हो, उसके भी ऑफेंसेस लिखे हुए, किसी की सज़ा 2 महीने, किसी की सज़ा 3 महीने, यहाँ 2-2 साल से ज़मानत नहीं हो रही है। 2 साल की ज़मानत उसकी नहीं होती है जो कत्ल का मुलजिम होता है। मैं समझता हूँ 9 मई में कोई कत्ल नहीं हुआ। अगर आपने 9 मई को इतना अहमियत देना है, और दें, हम भी दे रहे हैं। अगर अब इंस्टॉलेशन पर आर्मी पर हमला हो, हमारे मुहाफिज हैं, ठीक है, उनकी हिफाजत होनी चाहिए, इज्जत तकरीम होनी चाहिए। आइन ने भी उनको दिया है कि आप उसको पार्लियामेंट में डिबेट नहीं कर सकते, जुडिशरी पे, आर्मी पे, वो हम एहतराम करते हैं। जिसने पत्थर मारा है उसको उतनी सजा दें, जिसने डंडा मारा है उसको उतनी सजा दें, जिसने किसी को जख्मी किया वो सजा दें। मगर इस तरह के मजाक करके दुनिया के अंदर अपने आप को हम लोग रुसवा कर रहे हैं। हमें 9 मई के आखिरी एक लाइन सर, खुद आखिरी एक मैंने खुद देखा है, गलत हुआ है, इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, मगर उसकी सजा उतनी होनी चाहिए जितनी उसकी जुर्म है। बिल्कुल जितना जुर्म है। एक लाइन सर, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तो बता दीजिए ना सर, एक लाइन। हाँ सर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये तो क्या आपने बस रखना है, ये दुनिया में कहीं है, जब तक दूसरा नहीं है हम मानेंगे नहीं, और तुमने रखना नहीं है, बस यही चलता रहे। जैसे आपने पहले ही कहा, दुनिया में असूल होते हैं, कानून होते हैं। जब आपके पहले तो तरीक़ेकार है आइन के अंदर, वही तो तरीक़ेकार में सुकूम है कि आप बोलते हैं जी बिल्कुल इत्तेफाक के राय से होगा दोनों के, और कोई एक होना चाहिए कि कम से कम अगर ना हो तो उसका आगे मैकेनिज्म क्या हो, वो कोई मैकेनिज्म नहीं दिया है। एक मामले में तो दिया हुआ है कि कहीं पर फैसला ना हो तो सूबों में क्योंकि सूट करता है इलेक्शन कमीशन करेगा। इधर जो है चीफ इलेक्शन के ऊपर कोई फैसले का दूसरा फोरम ही नहीं है, तो बस इसीलिए लटका रहेगा। ये तो बस सही है। वो 26वीं तरमीम ने उसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिए। मैं बैरिस्टर साहब की तरफ जाता हूँ। बैरिस्टर साहब, ये जो तकाजा है जूरिस्प्रूडेंस का, इंसाफ का, कि 99 आदमी, मेरे उस्ताद ने 99 का, मैंने 100 कह दिया था, 99 मुजरिम छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा ना हो। 9 मई के असल जो ज़िम्मेदार हैं उनको ज़रूर सज़ा देनी चाहिए। लेकिन सर ये जो 10-10 साल और ये सारी सज़ाएं हुई हैं, इसको आप समझते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ हुआ है, कानून ने सही सज़ा दी है? और दूसरा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी ज़रा कमेंट्स कर दीजिएगा। 5 मिनट है सर आपके पास। जी, मैं आधा मिनट पहले लूँगा।
मेरे जाती ख्याल ये कि इस वक्त की जो सुपीरियर जुडिशरी है, ये पिछले 10 साल की जो सुपीरियर जुडिशरी है उससे ये बेहतर है। और ये भी मैं बता दूं, मौलवी तमीरुद्दीन केस आज सवाल नहीं होगा। ये भी मैं बता दूं कि बेगम मुफद्दल भुट्टो आज जुडिशरी आएगी तो वो फैसला नहीं करेगी। ये भी बता दूं कि में जो फैसला हुआ था आज की जुडिशरी नहीं करेगी। मैं ये अपने पाशा साहब की बात को समर्थन कर रहा हूँ। अच्छे बुरे हर जगह जैसे पूरी कौम की हालत है वैसे जुडिशरी की, जुडिशरी अलग थी। मैं इनके बारे में राय ऐसी नहीं दे सकता कि मैं पाकिस्तान की तारीख के किसी भी चीफ इलेक्शन कमीशन से खुश नहीं हूँ। आप मुझे बताइए, हमने फखरुद्दीन जैसे इब्राहिम का बज़ाहिर जो बहुत ही बाकीदार आदमी था, और उसका इलेक्शन भी हमने देख लिया और उसका तबसरा भी हमने देख लिया। कोई पाकिस्तान की तारीख का इलेक्शन कमीशन गैर मुतनाज़ा नहीं है। बदकिस्मती से कोई इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ा नहीं है। लेकिन ये समाजी मामला है, ये पॉलिटिकल बड़ी बदकिस्मती है, बदकिस्मती है सर, ये उसका मसला है। मैं एक बहुत बदकिस्मती है सर। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, आखिरी एक जुमला उसका जवाब दीजिए, मैं आगे जाऊंगा। बस सर 1 मिनट है आपके पास, बल्कि 1 मिनट भी नहीं है, 30 सेकंड है। सर ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट में हमला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में हमला हुआ था नवाज शरीफ साहब के दौर में, ठीक है सर। पता है चले जिनको सजा दी गई वो एक महीने की सजा थी सर, और जो मेन कल्प्रिट जिनका नाम लिया जा रहा था जैसे मियां नवाज शरीफ, उनको कोई सजा वजा नहीं हुई थी सर। इस पर सर कमेंट्स करेंगे सर? बिल्कुल आगे दोनों बातें। जैसा शफीउर रहमान की जो पाकिस्तान का टॉप जज था जिस पे इख्तलाफ नहीं, उसकी रिपोर्ट पढ़ लें, उसने तो मियां नवाज शरीफ को गुनाहगार नहीं किया। जिसको कोर्ट ने सजाएं दी अच्छा किया, और जिसको कानून के मुताबिक अब भी सजा होगी अच्छा होगा। हम तो इसके, मैं नहीं कहता अगर मैं हमला करूं मुझे छोड़ दें, उस पीटीआई वाला करे तो उसको छोड़ दें। नो, जो कानून तोड़े उसको सजा दें, कानून पे अमल करें। लेकिन आखिरी फिक्र मेरा ये है, पूरी हमारी कौम को बैठकर इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को देखना चाहिए, अदलियत की आजादी की कोशिश करनी चाहिए, ताकि कोई साकिब निसार ना पैदा हो, कोई आसिफ खोसा पैदा ना हो। जहां सर ये प्रिंसिपल फॉलो करेंगे तो ये प्रिंसिपल भी फॉलो होना चाहिए। हसन रजा पाशा साहब कैसे देखते हैं सर, ये जो 9 मई के सजाएं हुई हैं उसको आप कैसे देखते हैं सर? डॉक्टर साहब 9 मई की जो वकूआ हुआ वाकयात जहां तक है उनसे कंडेम मैं करता हूं और पुरजोर तरीके से कंडेम करता हूं। अब आ जाते हैं इन केसेस के मुतल्लिक, तो बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं ये जरूर कहूंगा कि जो लोग वहां पे मौजूद नहीं थे और वो दूसरी जगह पे मौजूद थे और उसकी एविडेंस मौजूद है, तो उनको सजा देना इंतहाई गैर मुनासिब है, उनकी सजा नहीं बनती। और आप देख लीजिएगा कि जब अपील में जाएंगे तो इन केसेस का फैसला अदरवाइज होगा। ठीक है, वक्ती तौर पे 10 साल उनको सजा हुई और इतनी छोटी सजा नहीं, इसको हम शॉर्ट सेंटेंस नहीं करते। अपील करना, फिर अपील के बाद अपने केस का अपील का इंतजार करना, ये एक सब्र आजमा वक्त होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब एपीलेट कोर्ट ये सुनेगी तो वो जरूर इन लोगों को एक्सक्लूड करेगी। और जुल्फकार अली भुट्टो शहीद केस का मैं रेफरेंस दूंगा कि उनकी सजा भी अबेटमेंट जो इनको दी गई है, अबेटमेंट के जुर्म के तहत ही दी गई है, और इसमें भी सजा अबेटमेंट के तहत ही दी गई है। जो कि और जो नजर आ रहे थे, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वीडियोस में मौके पे नजर आ रहे थे, उनको बरी भी कर दिया गया। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये जो तजाद है जजमेंट के अपने अंदर, ये उन मुल्जमान को भी फायदा मिलेगा जो मुल्जमान वाकई वहां मौके पे मौजूद थे और उन्होंने जलाओ घेराव का भुट्टो के में वो शायद मसूद जो है वो आईजी आपका एफएसएफ का था, उसने बयान दिया था राइट और रॉन्ग, उसने और दूसरी बात बयान दिया था भुट्टो के ऊपर। बात करने दें, और हामिद रजा के वालिद के खिलाफ उसका लेटर मौजूद था, ये सारी चीजें थी। मगर मैं नहीं कहता वो जस्टिफाइड है। आप हमें तो बात करने दें। जब आप बोल रहे थे हम तो डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे आपको, प्लीज सीनियर हैं आप हमारे। सर भुट्टो का आपने रेफरेंस दिया तो जी बोले टाइम कम है। अरे मैंने कोई गलत साहब टाइम कम है। जी हसन रजा पाशा साहब जल्दी आते हैं आपके सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से था। तो ठीक है, पहले आइन में एक
खिलाफ मौजूद था कि अगर टेन्योर पूरा हो जाए तो फिर क्या हो सकता है या किस तरीके से काम चलाया जा सकता है, वो नहीं था। 26वीं तरमीम के तहत ये खला तो पुर कर दिया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए एक जो है वो चला जाए और पूरा टेन्योर एक और 3 साल का या 5 साल का वो गुजार दें। ये इररेशनल है। फौरी तौर पे इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी मेंबरान का इंतखाब करना चाहिए, क्योंकि ये चंद दिनों के लिए होता है, एक स्पेसिफिक छोटे से टाइम के लिए। ये मतलब नहीं है कि आप इसको साल तक ठीक है, बहुत शुक्रिया कि आप इसको अगले इलेक्शन तक खड़ा करवा दें। बिल्कुल। पंजोता साहब क्या कहते हैं? बस आपके पास भी 4-5 मिनट है जी। देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि 9 मई की अगर मैं केसेस की बात करूं तो आपने देखना है कि इसके अंदर कितनी लीगैलिटी है, क्या इसके अंदर एविडेंस है, कौन से गवाह हैं, और इसमें किसी अदालत ने क्या कोई फैसला दिया है या उसके अंदर क्या तफसीलात हैं। तो सबसे पहली बात ये रहेगी कि हम हमेशा ये कहते रहे कि आप 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाइए, आप सीसीटीवी फुटेजेस लेकर आइए ताकि पूरी कौम के सामने हकायक पता चलें कि क्या असल मामला था, कैसे पीटीआई को टारगेट किया गया, इसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, घरों में छापे मारे गए। हालांकि हमारे कारकुनान उस 9 मई के अंदर शहीद हुए, लेकिन उससे कौन भागा? वही भागा जो खुद चोर था। अब आ जाएं केसेस की तरफ। देखें, सरगोदा की अदालत है, अब्बास नाम है जज का, और वहां ये मुकदमा जो है, 2 मुकदमात थे, 348 और 355। दोनों मुकदमात के अंदर जज साहब ये लिखते हैं कि ये जो गवाही पेश की गई है, जो एविडेंस पेश की गई है, जो सबूत पेश किए गए हैं, वो तमाम के तमाम फैब्रिकेटेड हैं। और जो गवाह हैं, जो आपको पता है कि वो चक्री इंटरचेंज के अंदर कोई गवाह बैठा हो या जमान पार्क के अंदर कोई गवाह बैठा हो, उन गवाहों को सरगोदा की अदालत ने, अब्बास नाम है उनका, उन्होंने मुस्तरद किया और तमाम मुल्जमान को जिनके ऊपर इल्जाम था बाइज्जत बरी कर दिया। अब जो आर्टिकल 13 है वो ये कहता है कि कोई शख्स एक जुर्म के ऊपर 2 दफा ट्राई नहीं किया जा सकता। तो फिर कैसे हो सकता है कि आप उस जज को ट्रांसफर करें, वहां एक नए जज लेकर आए और किसी और मुकदमे में सजा दे दें उन्हीं लोगों को, फिर फैसलाबाद के अंदर सजा दे दें, फिर लाहौर के अंदर सजा दे दें, और सजाएं अभी जारी हैं, और फिर राना सनाउल्लाह के घर के ऊपर हमले के इल्जाम के अंदर भी आप जाकर सजाएं दे दें। जहां ये इल्जाम था कि आपने रियासत के तमाम इदारों के ऊपर हमला किया, वहां राना सनाउल्लाह का घर भी रियासत बन गया, लेकिन अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर हैं, वहां केपी हाउस के ऊपर हमला होता है, वहां कोई कार्रवाई नहीं होती। इमरान खान को कॉलर से पकड़कर घसीट कर ले जाते हैं 9 मई को हाई कोर्ट में, मेरे ऊपर डंडे मारे गए, मैं खुद जख्मी हुआ, वहां कोई कार्रवाई नहीं होती। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स 18 मार्च को वो अदालत के अंदर पेश होते हैं, वहां कोई कार्रवाई नहीं होती। जमान पार्क, इमरान का घर भी इतना ही जो है वो तकद्दस रखता है, वहां जब हमला किया गया, हमारे लोगों को शहीद किया गया, वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहां क्यों कार्रवाई होगी? क्योंकि आगे वाला कानून से ऊपर है। हमारे खिलाफ जो एविडेंस थी उसको एक अदालत ने मुस्तरद कर दिया, उसके बाद बनते ही नहीं था ये केसेस चल पाते, लेकिन चल रहे हैं और आप उठा कर सजाएं दे रहे हैं। अब आप देख लें, अलीमा खानम के बेटे को, शेर शाह को, उसके हवाले से क्या आपने बरामद किया है तफ्तीश के अंदर? ये एक डंडा 2.5 साल के बाद बरामद हमने किया है, और अभी मजीद हमें उसके अंदर जो है वो उनके अकाउंट्स वो दरकार हैं, और एक मास्क हमने बरामद करना है। यानी वो 2.5 साल डंडा छुपा के बैठा रहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जो मरकजी मुलजम थे उन एफआईआर के अंदर वो आपने बरी कर दिए। आपके सामने फवाद चौधरी, आपके सामने जैन कुरैशी, उन पे भी सेम इल्जाम था, लेकिन आपने पिक एंड चूज, जिसका आपको दिल था कि आपने बरी करना है, आपने बरी कर दिया। कई और लोग ऐसे जिनको आपने बरी कर दिया, कई ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सर, अंदलीब अब्बास जी। देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की क्या क्रेडिबिलिटी है? उसकी क्रेडिबिलिटी ये है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन, जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है वो नहीं 90 दिन के अंदर करवाए। उसका काम यह है कि आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं, और वो जानबूझकर इंतजामिया से आरो लेते हैं और धांधली जिस तरह करवाते हैं। आज तक उन फॉर्म 47 के ऊपर फैब्रिकेशन करके भी कोई जवाब नहीं दे सके कि ये ओरिजिनल वाकई जीते हुए हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला देती है मखसूस नशिस्तों के हवाले से तो उसके ऊपर अमल नहीं किया जाता, और जब दिल करता है दूसरा फैसला आता है तो फौरन अमल करके रेवड़ियों की तरह सीटें दूसरी जमातों के अंदर बांट दी जाती हैं। हालांकि 51 जो आर्टिकल है आइन का वो बड़ा वाज़ेह है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, कि जो जमात जितनी सीटें जीतेगी उस हिसाब से, उस तनासब से उसको सीटें दी जाएंगी। उनकी क्रेडिबिलिटी ये है कि वो इस निज़ाम को कंधा दिए हुए, इसी वजह से उनको यहां पर रखा गया, इसी वजह से उनकी एहलियत को नवाजा गया है कि आप इस सिस्टम को, इस झूठ के निजाम को आपने चलाने के अंदर जो मदद की, इस मदद को जारी रखिए। आप अपनी मर्जी से अगर आइन के अंदर तब्दील करके ये कहेंगे
कि जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे पास नहीं होगा तब तक वही अगला रिटेन करेगा। तो पिछले बंदे पूरे पाकिस्तान के मर गए, कोई क्रेडिबल आदमी नहीं है जो सीट के ऊपर आकर बैठ सके। बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हुआ। चारों मेहमानों का शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।